हाँ जी भाई, राम राम सारे ने, क्या हाल है। मैं कहूँ हाल तो तुम्हारे बहुत बढ़िया होंगे। मैं यो मानूस है और आने वाले जो एग्जाम है उसकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी तुम्हारी। जे किसी की बढ़िया नहीं चल रही, टेंशन नहीं लेनी, उस तैयारी ਨੂੰ बढ़िया करो। सर बढ़िया किस तरह करा भाई? हमारे जो सेशन लग रहे हैं हमारे 3 सब्जेक्ट के, इसमें तो हमारे सेशंस में आप साथ रहो। और जो बाकी सब्जेक्ट रहेंगे जो हम नहीं पढ़ाते, जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, उसके लिए थोड़ा सा अपने पढ़ाई के घंटों को बढ़ा दो, सो दैट जो आने वाला एग्जाम है उसमें हम बढ़िया मार्क्स ले सको। नहीं तो क्या होएगा, एग्जाम जब होएंगे कहेंगे काश यार मैं पढ़ लेता। जिस दिन रिजल्ट आएगा बाई चांस नेगेटिव आ गया, काश यार मैं पढ़ लेता। तो इस लूप जो है, इस लूप माते बाहर आने वास्ते ये बहुत जरूरी है भी हम अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर देना। हाँ, उसी बढ़िया तरीके में मैं अपने एफर्ट भी तुम्हारे वास्ते दे रहे, जिस करके हमने अपनी सीरीज स्टार्ट करी थी 21 दिन का चैलेंज। 21 दिन तीनों सब्जेक्टा वास्ता, 21 दिन एडवांस अकाउंट के, 21 दिन कॉस्ट के, 21 दिन एफएमएसएम के, टोटल 63 सेशन 63 का वहां। हाँ जी, तो उसी में हम आज एफएमएसएम का अपना एफएमएसएम में एफएम का आज अंतिम सेशन है, हमारा सेशन नंबर 12, जिसमें हम डिविडेंड डिसीजन चैप्टर की बातें करने वाले हैं। वीडियो नु कर दो लाइक, चैनल नु कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो और जाकर टेलीग्राम चैनल पाते नोट्स ले लो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। और सर और क्या ज्वाइन करा, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो। पर्सनल टच एक रवागा तुम्हारे और मेरे बीच, एक दूसरे की खबर लेंदे रहेंगे। जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे तब मनु बतावांगे, मनु कितनी खुशी होगी कि मेरा बच्चा सीए बन गया। फिर कहीं मिलांगे, आप जफ्फी पालेंगे एक दूसरे को। तो इंस्टाग्राम पर भी बने रहना बड़ी बहुत जरूरी से। तो इसी की तरह से बातें करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करें से। लो भाई, आज के सेशन में जैसा हमने कहा हम बात करने वाले हैं अपने 21 डेज के अंदर डे नंबर 12, जो कि डेडिकेटेड है भाई डिविडेंड डिसीजन को। चैप्टर के है डिविडेंड डिसीजन, मतलब डिसीजन लेना है डिविडेंड दें या ना दें, और अगर दें तो कितना दें। अब कई थियरी इस चैप्टर में है जो कहते हैं कि डिविडेंड डिसीजन रेलिवेंट है टू डिटरमिन द मार्केट प्राइस, वोल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल वगैरह। लेकिन एक अंकल हैं जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, डिविडेंड दो या नया दो, मार्केट प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ता। इन अंकल का नाम क्या है, एमएम। तो इस चैप्टर में सारी थियरीज हुए हैं, ठीक है ना। एक एक करते हुए आइए जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मन ने कुछ डालने से उनकी बातें करांगे। फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो कंपनी एक्स वाई जेड वही फिगर्स मिली। नेट प्रॉफिट मतलब ईएटी 30 लाख, आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंशियल 100 लाख के, मतलब इनका डिविडेंड कितना हो गया 12 लाख। और कहता जी इक्विटी शेयर है 3 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20% यानी कि आर, और जो के है वो कितना है 16%। वट शुड बी द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, डीपीएस बटे ईपीएस गुना 100 की जो आपने कमाया उसमें से कितना डिविडेंड दे दिया, टू कीप द शेयर प्राइस ₹42 यूजिंग द वॉल्टर मॉडल। क्वेश्चन अक्सर आपसे मार्केट प्राइस पूछता है, लेकिन यहां मार्केट प्राइस खुद बता दिया, कहता है डिविडेंड बताओ कितना होगा। और डिविडेंड निकालने के बाद आपको डीपीएस अपॉन ईपीएस करना पड़ेगा। वॉल्टर के फॉर्मूला में 4 चीजें यूज होती हैं, डी, ई, आर और के। आर बता दिया, के बता दिया, डी हमें निकालना पड़ेगा, और ई कहां से आएगा, इजिली 30 लाख का प्रॉफिट कमाया, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो, 100 लाख का 12% यानी कि 12 लाख, नेट कितना रह गया 18 लाख रुपए की रहेगी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर। उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपका ईपीएस आ जाएगा एक शेयर का। और उसके बाद हम वॉल्टर का फॉर्मूला लगाकर कर लेंगे जो भी उसने पूछा है। ये लो भाई, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस करें। नेट प्रॉफिट दिया 30 लाख, डिविडेंड माइनस कर दिया प्रेफरेंस का 12, तो ईएई रह गया 18 लाख। ईएई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख, तो 18 लाख को 3 लाख से डिवाइड किया, अपने पास उत्तर आ गया जी ईपीएस 6 रुपए का। ईपीएस आगे पुत्र अपने पास 6 रुपए का, यहां तक ओके है। अब उसने बोला डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालो, उसके लिए आप वॉल्टर का फॉर्मूला लगाइए, वहां से डी निकालिए पहले। जो पुत्र वॉल्टर का फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा सा दिखता है, P इज इक्वल टू डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के एंड होल डिवाइड बाई के। क्वेश्चन ने प्राइस खुद बता दिया कि भैया प्राइस जो है ना हमारा 42 रुपए का है। डी हमें पता नहीं, डी को डी लिखा है, तो फिर लिखा है ई माइनस डी। ई कितना निकाला अभी 6, डी को डी लिखा है, तो आर अपॉन के। आर है 20%, के है 16%, और डिनोमिनेटर में क्या है 16%। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये सारा जो ब्रैकेट है ये सारा एक तरफ आ गया, और 42 इंटू 0.16 आ गया जी एक तरफ। आपने क्या किया, जो डी वाली टर्म्स हैं वेरिएबल वाली उनको एक तरफ रख लो, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लो। तो d माइनस 0.125 डी रहेगा 0.25 डी माइनस का, और 6.72 में से उधर 7.5 माइनस कर लिया। यहां से मल्टीप्लीकेशन करते हुए सॉल्व करते हुए आप d निकाल लिया जी आपने 3.12। तो डिविडेंड पर शेयर है 3 रुपए 12 पैसे। आपने कमाया कितना एक शेयर के लिए 6 रुपए, उस 6 में से 3 रुपए 12 पैसे का डिविडेंड दे दिया, और यही क्वेश्चन निकालने के लिए कहा है डिविडेंड पे आउट रेशो। तो फॉर्मूला बन गया पुत्र डी अपॉन ई गुना 100। डी आ गया 3.12,
ई है 6 रुपए का गुना 100, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो है 50, यानी कि जितना भी आप कमाते हैं उसमें से 52% का डिविडेंड दे देते हैं, ये इसका मतलब है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार उत्तर आया हुआ है। ठीक है जी, एक तो था यो क्वेश्चन। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2, बढ़िया क्वेश्चन है एमएम मॉडल का। क्वेश्चन सेज ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी आर करंटली ट्रेडिंग एट 10 पर शेयर। करंटली ट्रेडिंग 10 पर शेयर मतलब आज का प्राइस पी नॉट। 2 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, एन इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रेजेंट, जो कि कितने हैं 2 लाख। कंपनी एस्टिमेट्स इट्स अर्निंग्स फॉर नेक्स्ट ईयर विल बी 5 लाख, इसको डिनोट करते हैं ई से। एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इक्विटी शेयर इज 15%, ये आ गया के आपका। कहता जी कंपनी हैज सर्टेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अंडर डिस्कशन विच विल कॉज एन एडिशनल 26089 शेयर्स टू बी इशूड इफ नो डिविडेंड इज पेड। इन्वेस्टमेंट करनी है कुछ, जैसे आपने पॉइंट देखा ये सिर्फ एमएम के अजम्पशन के थ्रू ही होता है, तो ये एमएम मॉडल लग रहा है। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी ये नहीं बताया, लेकिन कहता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एडिशनल 26089 शेयर करने पड़ेंगे इशू इफ नो डिविडेंड इज पेड। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ये कब किस केस में, इफ नो डिविडेंड इज पेड। या फिर कहता जी आगे और एन एडिशनल 47619 शेयर्स टू बी इशूड इफ डिविडेंड इज पेड। लेकिन अगर आपने डिविडेंड पे किया उस केस में आपने जो कमाया उसमें से डिविडेंड पे कर दिया तो खुद के पास कम पैसा बचेगा, तो आपको मार्केट से ज्यादा रेज करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपकी जो नंबर ऑफ शेयर है वो कितने बढ़ गए जी, 47619 हो गए, ये है एम अगर आप डिविडेंड पे करते हो। क्वेश्चन कहता बेटा अप्लाइंग द एमएम हाइपोथेसिस ऑन डिविडेंड डिसीजंस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड दैट इज अंडर कंसिडरेशन बाय कंपनी। तो आपको आई निकालना है और डी निकालना है। अक्सर ये दोनों चीजें क्वेश्चन देते हैं और हमें बाकी का डाटा निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाकर पूछ रहा है, बट कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमें स्टेप्स आते हैं हम बड़े इजिली कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एज्यूम करते हैं डिविडेंड इज नॉट बीइंग पेड। आप चाहे डिविडेंड पे करो या ना करो, इन्वेस्टमेंट का तो सेम ही रहेगा, इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में चेंज नहीं आता। तो हम पहले एज्यूम करते हैं दैट डिविडेंड इज नॉट बीइंग पेड। जब आप डिविडेंड पे नहीं कर रहे उस केस में हम स्टेप्स लगाते हैं, आइए जी। सो डिविडेंड्स आर नॉट बीइंग पेड, सबसे पहला स्टेप होता है जी ये, पी नॉट इज इक्वल टू डी1 प्लस पी1 अपॉन 1 प्लस के, जिसमें हम निकालते हैं पी1। आपको क्वेश्चन है पी नॉट बताया 10 रुपए, हम कह रहे हैं डिविडेंड्स आर नॉट बीइंग पेड, यानी कि डिविडेंड तो जीरो है, पी1 हमें निकालने और कॉस्ट ऑफ इक्विटी था 15, तो डिवाइड में आ गया 1 प्लस 0.15 1.15, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्सेट्रा करेंगे, आपका पी1 आ गया जी 11.5 रुपए। क्लियर है। दूसरा स्टेप होता है एमएम के हिसाब से ये वाला, MP1 इज इक्वल टू आई माइनस ND1। यहां पर हम कहते हैं एम मतलब नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस पर शेयर, कितने नए शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट का पर्पस अचीव हो जाए। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, ई माइनस ND1, ई मतलब आपने कितना कमाया उसमें से कितना डिविडेंड दे दिया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट में से माइनस करोगे आपके पास बचेगा कि कितना रुपए मार्केट से रेज करना है, और एक साल बाद ये प्राइस है तो आपका एम आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एम उसने खुद बताया, कितना ध्यान से देखते जाएंगे। एम कहता जी अगर आप डिविडेंड नहीं देते, उसने कहा 26089 शेयर इशू करने पड़ेंगे, पी1 हमने निकाल लिया 11.5, आई तो हमें निकालना ही है, अर्निंग उसने बताई 5 लाख की है, एन कितना है 2 लाख और D1 कितना है 0, क्योंकि हम कौन सा केस ले रहे हैं, व्हेन द डिविडेंड्स आर नॉट बीइंग पेड। आप इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई आई माइनस 5 लाख, यहां से आपने आई निकाला तो आई आ गया जी 8,24,000 रुपए। तो क्वेश्चन ने दो चीजें जो पूछी थी, इन्वेस्टमेंट एंड द डिविडेंड अमाउंट, उसमें से इन्वेस्टमेंट आ गया हमारा। अब डिविडेंड अमाउंट कितना कंसीडरेशन में, ऑब्वियसली वो तो तभी निकल पाएगा ना अगर आप ये एज्यूम करते हो डिविडेंड्स आर बीइंग पेड। तो अब एमएम के दूसरे केस पर चलते हैं। एमएम दोनों ही तरीके से अपना आंसर बताते हैं, डिविडेंड्स आर नॉट बीइंग पेड या फिर डिविडेंड्स आर बीइंग पेड। तो अगर डिविडेंड्स पे हो रहे हैं उस केस में क्या होगा, करते हैं। सबसे पहला स्टेप सेम टू सेम, पी नोट इक्वल टू डी1 प्लस पी1 अपॉन 1 प्लस के। तो पी नोट तो हमें पता है 10 रुपए है, डी1 हमें पता नहीं, P1 हमें पता नहीं, तो यहां से हमारा वैल्यू सिंगल नहीं आ पाया। यहां से हम एक्स टू मैक्स ये कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू 11.5 माइनस D1, क्योंकि ना तो D1 पता है ना P1 पता है। फिर दूसरा फॉर्मूला लगाया, MP1 इज इक्वल टू आई माइनस ई माइनस ND1। क्वेश्चन ने आपको क्या बताया था, अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो उस केस में जो नए शेयर हैं वो कितने हैं, 47619। P1 हमें पता नहीं, आई हमें पता है 8,24,000, ई पता है 5 लाख, एन पता है 2 लाख, लेकिन D1 नहीं पता, तो D1 को D1 लिख दिया, वो तो हमें निकालना है अभी। तो इसको सॉल्व किया और मैक्स टू मैक्स कितना कर सकते हैं देखते हैं। 47619 इंटू P1 हो गया और ये हो गया जी 3,24,000 प्लस 2 लाख इंटू D1। अब P1 की वैल्यू थी 11.5 माइनस D1, तो उसको हमने यहां पर डाल दिया, P1 की बजाय ये वैल्यू डाल दी 11.5 माइनस D1 फ्रॉम इक्वेशन 1।
अब यहां पर भी D1 है और यहां पर भी D1 है, मतलब एक ही वेरिएबल रह गया। अब मैथमेटिक्स लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास पुत्र D1 आ गया जी 0.999 यानी कि 1 रुपी। तो ये आ गया जी आपका D1 1 रुपए का। और हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि P1 है 11.5 माइनस D1, तो 11.5 में से वो D1 का 1 रुपया माइनस करेंगे तो आपका P1 आ गया पुत्र 10 रुपए 50 पैसे। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका हल होना है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हटकर है, एग्जाम में आ जाएगा तो वही बच्चा कर पाएगा जिसने पहले से किया होगा। अब कई बार बच्चों को पता क्या लगता है, हम इतने मेहनत से नोट्स बना रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं, कई बच्चे पता क्या सोचते हैं, कई बच्चों के माइंड में होती है चीज, अरे यार 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट के सेशन है, इन सेशन में थोड़ी कुछ होगा। आप बच्चे जितने मुझे जानते हो, फर्स्ट डे से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे मुझे सिर्फ एक चीज के लिए सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कि सर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं। चाहे मेरा रेगुलर बैच हो बेटा, फास्ट ट्रैक बैच हो, मैराथन्स हो, रिवीजन्स हो, या जब मैं फेस टू फेस जाकर पूरे भारत में विभिन्न जगह जगह पर करता हूँ मैराथन्स कंडक्ट, मैं एक दिन में बच्चों की इतनी प्रोडक्टिविटी क्यों निकाल पाता हूँ, क्यों बच्चे पसंद करते हैं मेरे सेशंस में आना, भर भर कर आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर राहुल सर पढ़ाने आए हैं ना, तो ये हमें तैयार करवा के जाएंगे। अब जो बच्चा दूर से देख रहा है ना कि अरे ये छोटे छोटे सेशन, इसमें क्या होगा, वो पढ़ा है ऐसे ही, उसको कोई लाभ नहीं हो सकता। लेकिन जो बच्चे इन सेशन को देख रहे हैं, उनको पता है अब करने को ना, ये वाली जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है 10 से 15 मिनट में, और कोई और टीचर होगा ना इसी चीज को खींच के आधा घंटा 35 मिनट ही बना देगा। बट आप सोचो क्या उसका कोई तुक है? देर इज नो लॉजिक टू दैट। आज की डेट में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा, वो क्या है, वो टाइम है। और आप तो सीए स्टूडेंट हो, मैं तो बीकॉम वाले स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ टाइम है इंपॉर्टेंट, हर किसी व्यक्ति के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। बीइंग इन अ सीए कोर्स, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है टाइम, विच यू कैन नॉट वेस्ट एट ऑल, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अ मिनट और अ सेकेंड। और अगर मैं सेशंस में ऐसी बातें करता रहूं, इधर उधर की बातें करता रहूं, ना पढ़ाऊं, खींचता रहूं, कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी मैं जाऊं पढ़ाने के लिए बच्चों को, वर्चुअल माध्यम से, फेस टू फेस से, किसी भी तरह, तो मैं पूरी तरह से जस्टिस करूं, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कैसे सिखा पाऊं। और भैया आपके सामने बंदा कौन बैठा है जो 5 बार रैंक होल्डर है, इतने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, लटक लटक के भी पास हुए होंगे, अटेम्प्ट दे दे के भी पास हुए होंगे। तो मैं जिस चीज को अपना स्किल सेट बनाकर यूज कर सकता हूँ, वो बंदा यूज नहीं कर सकता। मैंने अगर 5 बार रैंक लिए, हर अटेम्प्ट में जाकर बैठा हूँ, रैंक लेकर आया हूँ, और मिनिमम टाइम में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि किसी चीज में मैंने 2 अटेम्प्ट लगाए हो या ग्रुप वाइज पेपर दिया हो, हमेशा एक ही बार में बहुत ग्रुप देकर रैंक लिया और अपना खत्म किया। तो आप समझ सकते हैं कि भाई सबको समय की चिंता कितनी है। और ये पॉसिबल भी तभी हो पाया अगर मैंने समय को इज्जत दी। तो आपको भी पुत्र वो चीज करनी है, टाइम को रिस्पेक्ट दीजिए, डोंट वेस्ट टाइम। और मुझसे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि हाँ भाई मैं किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताऊंगा, नो। मेरा सिंपल फंडा रहता है कम समय में ज्यादा चीज कैसे बच्चों को पढ़ाई जा सकती है। चलिए, तो हम आते हैं फर्दर। यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इररेलेवेंस थ्योरी। इररेलेवेंस थ्योरी कौन सी है, मतलब कौन सी थ्योरी इनमें से जो कहती है कि डिविडेंड इज इररेलेवेंट टू डिटरमिन द मार्केट प्राइस, यानी कि आप डिविडेंड दो या ना दो, कम दो या ज्यादा दो, इसका मार्केट प्राइस के ऊपर कोई असर नहीं होता। कहते हैं इनमें से कौन सी थ्योरी ऐसी कहती है? वॉल्टर मॉडल है, गॉर्डन मॉडल है, एमएम हाइपोथेसिस, या लिंटनर मॉडल? इसका आंसर सीधा सीधा हम सबको पता है क्या है, एमएम हाइपोथेसिस। क्योंकि जब एमएम ने अपने फॉर्मूलाज बनाए, अजम्पशंस बनाई, तो उसने इस कदर ये बनाई और उसने प्रूव कर दिया आप डिविडेंड दो या ना दो, कंपनी का मार्केट वैल्यू सेम रहता है बिल्कुल। ठीक है ना। उसके अलावा एक और प्रश्न है, कहता है जी व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो व्हेन आर इज 15 के 12। सीधी सी बात आपने देखनी, कभी भी आर और के दिया हो, आर ग्रेटर देन के है, लेस देन के है, आर ग्रेटर देन के है, इसका मतलब है आप फंड्स 12% पर अरेंज कर पा रहे हो, लेकिन जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वहां से आप 15% रिटर्न कमा सकते हो। तो भैया तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, प्रोजेक्ट्स अभी अच्छे मेरे हाथ में है, तो मैं डिविडेंड देकर करूंगा क्या? बेटर है कि जितना कमाया सारे का सारा अपने पास रखकर इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि फायदा हो रहा है, मतलब डिविडेंड कम से कम देना है। तो पूछ रहे डिविडेंड पे आउट रेशियो कितने हो, 100%, 50%, जीरो, या नन ऑफ द अबव? तो हमारा आंसर क्या आएगा जी? जीरो आएगा, जीरो। अगर आर ग्रेटर देन के है तो इस केस में हम कहते हैं द फर्म शुड पे द जीरो डिविडेंड, क्योंकि उस ऐसा करने से आपका मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा बेहतर जो है आने वाले समय पर हो जाएगा। और अगर आर लेस देन के होता, उस केस में हम कहते हैं जी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैंड में नहीं है, तो आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो कितने मिलेगी? मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब 100%, यानी कि जितना भी अर्निंग किया सारे का सारा पैसा डिविडेंड की फॉर्म में बांट दो। ठीक है ना बेटा। तो आज हमारा एफएम का
पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, जितने भी चैप्टर एफएम के हैं आपके सिलेबस में मैंने सबके सेशंस कंडक्ट कर लिए। और यही चाहूंगा कि अब आप अपनी एफएम की जब रिवीजन करें, तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं फिर तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा है तो जहां से भी पढ़ा वो वाला टीचर के नोट्स रेफर करके आप इन सेशंस में जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनको कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने मुझसे क्लास ली है ऑब्वियसली वो सिर्फ इसी तक सीमित नहीं रहेंगे। हाँ, एक क्विक रिवीजन के लिए आप ऑब्वियसली इन सेशंस का यूज कर सकते हैं, बट अदरवाइज मैंने आपको क्लास में बहुत ही कायदे से हर चीज लिखवाई हुई है, सारे कॉन्सेप्ट। तो वो उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपने पकड़ बनानी है, तो रिवीजन में उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है जी, मैं राहुल गर्ग लेता हूँ आप सबसे अलविदा, मुलाकात करेंगे जी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।